अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं सुबह की सोच और मेरे साथ हैं गजल अशरफ और मेरे साथ हैं स्नैल लियाकत। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप सबको सुबह बखैर। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। और जी हसनैन की तो खुशी थोड़ी अलग नजर आ रही है, क्यों भाई? आज तो मैं बहुत खुश हूं ना, जब भी आता था रोना धोना हो गया। पाकिस्तान ने ये कर दिया, खुश तो पाकिस्तान मैं भी हार हूं गया, वैसे। पाकिस्तान के बॉलर्स ने ये कर दिया, पाकिस्तान के बैटर्स ने ये कर दिया। लेकिन आज पाकिस्तान ने तारीख रकम की है। कल कराची में खेले गए मैच में पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के माबेन साउथ अफ्रीका ने पहले खेलते हुए 352 रन का टारगेट दिया और जब पाकिस्तान ने अपनी बैटिंग का आगाज किया तो लग ही रहा था कि पाकिस्तान फिर डगमगाएगा और स्पिन के जाल में फंस जाएगा। लेकिन क्या कहने, मुझे तो ऐसे लग रहा था 100 से पहले जब 2 आउट हुए तो बिल्कुल पाकिस्तान गया। हाँ, असल में वो गजल कभी कभार मैच देखती है तो इनको जब 2 आउट वाला फिगर नजर आता है उसके बाद ये मैच छोड़ देती है। लेकिन स्टार्ट में फखर जमान ने बहुत चढ़ाई की, अनफॉर्चुनेटली बाबर आजम नहीं खेल सके, सऊद शकील नहीं खेल सके। लेकिन फिर एक पार्टनरशिप लगी कप्तान मोहम्मद रिजवान और वाइस कप्तान सलमान अली आगा के माबेन, जो कि रिकॉर्ड पार्टनरशिप थी। 260 रन की पार्टनरशिप लगी और सलमान अली आगा तो 2 रन जब रहते थे उस वक्त आउट हुए और आखिरी 2 रन नसीब में थे तैयब ताहिर के, उन्होंने आके मैच को फिनिश किया। लेकिन क्या कमाल प्रॉमिसिंग खेला पाकिस्तान, और पाकिस्तान ने एक डंका जरूर बजाया है चैंपियंस ट्रॉफी से पहले। और अब अगर पाकिस्तान इसी कप के फाइनल में न्यूजीलैंड को शिकस्त दे देता तो आपका 19 फेब को पहला मैच भी चैंपियंस ट्रॉफी का न्यूजीलैंड के साथ है। और एक स्पार्क चाहिए होता है, एक कॉम्बिनेशन जब आपका बन जाता है तो उसी को आपने बरकरार रखना होता है, स्पार्क चाहिए होता है। वो स्पार्क पाकिस्तान के पास है। खुदारा पाकिस्तान क्रिकेट टीम से ये गुजारिश करेंगे कि कंसिस्टेंसी के साथ आप खेलते रहिए और इसी तरह से कौम को, हमें खुशखबरियां भी देते रहे और खुशी भी देते रहे, क्योंकि बेसिकली है तो ये तैयारी ही ना ट्राई नेशन सीरीज जो हो रही है चैंपियंस ट्रॉफी से पहले। सोशल स्टोरीज आपके साथ आज शेयर करते हैं और जी पाकिस्तान के हवाले से आपको बहुत बुरी खबर देते हैं क्योंकि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024 पाकिस्तान की मजीद तनज़्ज़ुली सामने आई है। करप्शन परसेप्शन पे बड़ी खुश नजर आ रही हैं आप। बस वो कुछ याद आ गया था। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024 रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में करप्शन में मजीद इजाफा देखने में आया है। ये आपको बता दिया जाए क्योंकि पाकिस्तान दुनिया का 46वां करप्ट तरीन मुल्क बन गया है और 180 ममालिक में से 135वां नंबर पाकिस्तान का है और पाकिस्तान का स्कोर 100 में से 27 रहा है, जबकि 2023 की अगर मैं बात करूं तो ये 133वें नंबर पर था। पिछले साल पाकिस्तान 48वां करप्ट तरीन मुल्क था, लेकिन अब मजीद 2 दर्जे तनज़्ज़ुली इसमें आ चुकी है। और रिपोर्ट में सिर्फ ये नहीं बताया गया बल्कि इसके साथ साथ करप्शन का डाटा 8 मुख्तलिफ जराए से इकट्ठा किया गया है, जिनमें राइटर्स ऑफ डेमोक्रेसी प्रोजेक्ट इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट शामिल हैं और आलमी सतह पर डेनमार्क बदउनवानी में सबसे पाक मुल्क करार दिया गया है। फिनलैंड दूसरे, सिंगापुर तीसरे नंबर पर, जबकि भारत जो है वो 96वें नंबर पर रहा, लेकिन पाकिस्तान से 39वें दर्जे बेहतर है। बिल्कुल ऐसे, डेट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट स्टोरी है जिसमें हमारा जो करप्शन परसेप्शन है पूरी दुनिया में ये बहुत ही खराब है। जिस भारत की हम मिसाल देते हैं कि वहाँ पे बहुत करप्शन है, वहाँ पे लाकानूनियत है, वो भारत 96वें नंबर पे है और हम 46वें नंबर पे। और जब भी कोई रिपोर्ट गजल इंटरनेशनल इदारों की जानिब से आती है तो वो ये नहीं देखते कि भारत के खिलाफ रिपोर्ट अच्छी होनी चाहिए और पाकिस्तान के खिलाफ अच्छी होनी चाहिए। वो अपना डाटा कंपाइल करते हैं और उसको मेरिट की बुनियाद पे कंपाइल करके पूरी अवाम या पूरे जो दुनिया है उसके सामने रखते हैं। और हमारी गवर्नमेंट को, हमारे इदारों को इसकी तरफ जोर देना होगा। और अगर ये करप्शन इसी तरह से जारी रही, जहां पे हम 46वें नंबर पे आ चुके हैं, तो अनफॉर्चुनेटली ये करप्शन दीमक की तरह हमारे मुल्क को खा जाएगी। आगे बढ़ते हुए मैं एक और खबर देता चलूं, और ये खबर भी कुछ अच्छी है, कुछ बुरी है, कुछ खट्टी है, कुछ मीठी है, क्योंकि एफर्ट जरूर आपको इस खबर के सुनने के बाद करनी पड़ेगी। नादरा का एक बड़ा ऐलान हुआ जिसमें तमाम पुराने जो बे फॉर्म्स हैं उनको मनसूख कर दिया गया। पाकिस्तान में नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी नादरा ने तमाम मौजूदा बे फॉर्म्स मनसूख करने का ऐलान कर दिया और आज से पुराने बे फॉर्म्स गैर मुअस्सर होंगे। नए बे फॉर्म में बच्चे की तस्वीर शामिल की जाएगी। वालिदैन को हिदायत की गई है कि वो नादरा से फौरी तौर पर नया बे फॉर्म बनवाएं ताकि उनके बच्चों का रिकॉर्ड अपडेट किया जा सके। ये इकदाम बच्चों की शनाख्त को मजीद महफूज और जदीद बनाने के लिए उठाया गया है। सो द पॉइंट इज डैट कि सुबह सुबह हम आपको मैसेज दे रहे हैं कि आपके बच्चों के जितने भी पुराने बे फॉर्म्स थे वो कैंसिल हो चुके हैं इस वजह से कि उसमें बच्चों की तस्वीर नहीं होती थी और वो शनाख्त में प्रॉब्लम होती थी। अब आपको वापस नादरा के विजिट करना है और जल्दी से जल्दी अपने बच्चों के बे फॉर्म बनवाएं। एग्जैक्टली, जल्दी से जल्दी जाएं और इसको अप टू डेट कर लें, क्योंकि आपको पता है कि लीगल बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनमें आपको बच्चों का बे फॉर्म ज़रूरत होता है। और वैसे एक अच्छा इनिशिएटिव भी है क्योंकि एक बहुत पुराना तरीका था बे फॉर्म का, लेकिन अब पिक्चर्स के साथ जो है उसको डिजिटलाइज कर दिया गया है। तो खैर ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। आगे बढ़ते हैं। आलमी सतह पर जो है पाकिस्तान के हवाले से खुशखबरी है क्योंकि इससे
इससे पहले हमने आपको कहा कि थोड़ी सी बुरी खबरें दें, और अब अच्छी खबर यह है कि पाकिस्तान में बासमती चावल की कामयाबी हुई है और वो भी इंडिया से पाकिस्तान जीत चुका है। क्या बात है। इंडिया को शिकस्त दें, चाहे हम बासमती पे दें, चाहे क्रिकेट पे दो, चाहे चाहे हॉकी किसी पे भी दो, चीज पे चाहे हो, फुटबॉल लेकिन पे इंडिया दो, से होनी चाहिए इंडिया ना। को शिकस्त दो भाई। एग्जैक्टली। पाकिस्तान ने बासमती चावल के आलमी तनाज़े में भारत के खिलाफ अहम कामयाबी हासिल कर लिया और न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया ने भी बासमती को पाकिस्तानी प्रोडक्ट तस्लीम कर लिया है। ये एक बहुत बड़ी बात है और इसके साथ साथ यूरोपीय यूनियन भी जल्द पाकिस्तान के हक में फैसला दे सकती है और तहकीक जो की गई है उसके मुताबिक बासमती चावल की असल जाए पैदाइश हाफिजाबाद यानी कि पाकिस्तान ही है और पाकिस्तान की बासमती चावल की बरामदात $4 अरब तक पहुंच चुकी हैं, जबकि आलमी बासमती मार्केट $27 अरब की है। और भारत की ये मुखालिफत थी कि बहुत ज़्यादा कि भारत समझता था कि ये हमारा जो है वो ओरिजिनेट है, लेकिन ऐसा नहीं है। माहिरीन और तारीख ने पाकिस्तान के दावे को मजबूत यादों पर साबित कर दिया और इसके साथ साथ पाकिस्तान के जोग्राफियाई हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ से आलमी मंडी में इसकी हैसियत मजीद कम हो चुकी है और पाकिस्तान जीत चुका है। बिल्कुल ऐसे है। और ये चावलों का केस बड़ा एक मुनफरिद केस था, जिसमें जब मैं भी दुबई होता था तो जितने भी पाकिस्तान के चावल थे यहाँ से दुबई जाते थे, दुबई से वो इंडिया की पैकिंग उनके ऊपर लगती थी, मेड इन इंडिया लिखा होता था और उसके बाद वो पूरी दुनिया में जाते थे और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का चावल इंडियन लेबल से पूरी दुनिया में बिकता था। अब हमारी जो बरामदात जिस तरह इन्होंने कहा वो $4 अरब तक पहुंच चुके, लेकिन इन फैसलों से या फिर यूरोप की जानिब से कोई फैसला आया तो फिर मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया में बिकेंगे और वो जो ब्लैक होके हम कम दामों में भारत को बेचते थे दुबई में जाके और भारत आगे पूरी दुनिया में बेचता था, उसकी भी हौसला इकोनॉमी को हमारी बूस्ट भी मिलेगा और डायरेक्ट जितना भी पैसा है वो पाकिस्तान के काश्तकारों के पास आएगा। ये एक बहुत ही अच्छी खबर थी। अच्छा, मेरे पास एक और खबर है, वो ये है कि अक्सर आप कुछ ना कुछ जानवरों की, कोई बिल्लियों की, इस तरह की चीजें बताती रहती हैं कि आज आपने कोई नायाब यूनिक चीजें बताती हैं। आज मैं आपको यूनिक चीज बताता हूँ। अच्छा। जो कि पिंक किस्म का एम्पुसा पेंटा, जिसको जिंगर या कुदरत का एक नायाब शाकार कहा जाता है। जिस तरह आपकी टिड्डी नहीं होती, उसी तरह का इसको टिड्डा भी आप कह सकते हैं। ये उसी तरह का एक हैरत अंगेज सा शाकार है कुदरत का, जो कि जनूबी यूरोप और शमाली अफ्रीका और मशरक़ी वस्ता में पाए जाने वाली एक नायाब और हैरत अंगेज जिंगर है, जिसकी खुसूसियात में अगर मैं बताता चलूँ तो आपने अक्सर खुसूसियात बताती हैं ना, इसकी खुसूसियत है ये गुलाबी रंग का है या फिर सब्ज या भूरे रंग की पतली और लंबी जिस्मानी साख की होती है और वो हमारी तरफ ना इसको पीड़ा की कोड़ी भी कहते हैं, लेकिन उसका कलर जो है वो सब्ज होता है। ठीक है, इसका बेसिक मकसद ये है कि बैठो और शिकार करो की हिकमत अमली अपनाते हुए छुप कर हमला करना और अपने इर्द गिर्द की झाड़ियों में आसानी से घुल मिल जाना। बाज़ अफराद इसे पालतू हशरात के तौर पर भी रखते हैं, मगर इसके लिए खुसूसी निगहदाश्त भी दरकार होती है। और एक फोटोग्राफर है मार्टा अल्बारिडा, उन्होंने इस खूबसूरत मिंट्स के कुदरती माहौल में नायाब तस्वीर ली जो इसकी गैर मामूली शक्ल और हरकत को महफूज करती है। अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पर बहुत ही खूबसूरत है, स्लिम है, स्मार्ट है, पिंक कलर का है, वैसे ही बहुत अट्रैक्टिव है और ट्रायंगल इसका बिल्कुल उस तरह से हेड है जिस तरह से इसकी खुसूसियात हसनैन ने आपके साथ शेयर की कि छुप कर शिकार करता है। देखिए वैसे कितना पतला सा है लेकिन शिकार भी कर लेता है ना। हाँ, exactly. ये बस कुदरत के निज़ाम है, क्या कह सकते हैं, और बहुत ही खूबसूरत है। इस वक्त आप इसको स्क्रीन पर गौर से देख सकते हैं कितना अट्रैक्टिव लग रहा है। आगे बढ़ते हैं और आपको एक खबर बताते हैं। ख़वातीन के लिए ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी और हैरान कुन भी होगी शायद, क्योंकि आपको पता है कि घरों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं नॉन स्टिक बर्तन जो होते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं और शौकिया तौर पर भी, जैसे मेरी अम्मी को भी बहुत पसंद है, वो भी बहुत ज़्यादा इन बर्तनों का इस्तेमाल करती हैं। अब नहीं पसंद आएंगे अगर आपकी अम्मी क्योंकि जो अनकवर्ड जो फैक्ट सामने आए हैं ना, फाइंडिंग सामने आई है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। साइंसदानों ने ये इंतबाह जारी कर दिया है और तहकीक की गई है कि नॉन स्टिक जो बर्तन होते हैं उनके इस्तेमाल से खतरनाक माइक्रो प्लास्टिक खाने में शामिल हो सकता है। एक मामूली खराश भी अगर आ जाती है ना आपके किसी भी पैन के ऊपर, तो वो 9000 माइक्रो प्लास्टिक ज़रात खाने में शामिल हो सकते हैं। और इसके साथ साथ आप ये देखें कि अगर कुछ भी टूट जाता है, हल्का सा भी स्क्रैच आ जाता है, माइनर सा भी, तो कितने ज़्यादा जहरीले जो आपके केमिकल्स होते हैं वो खानों में दाखिल हो सकते हैं। और माहिरीन ये मशवरा देते हैं कि नॉन स्टिक बर्तनों को मोहतात अंदाज में इस्तेमाल करें और स्टेनलेस स्टील का या फिर कास्ट आयरन को बतौर मुतबादल अपनाएं ताकि सेहत के मुमकिना खतरात कम किए जा सके। और प्लास्टिक के हवाले से तो वैसे ही बहुत कैंपेन्स चली हैं। एग्जैक्टली, प्लास्टिक के हवाले से कैंपेन्स चली हैं, लेकिन ये जो फिगर्स आपने बताई ये काफ़ी खतरनाक हैं। इसके हवाले से हमें केयर करनी चाहिए और ये स्टोरी शामिल करने का मकसद भी ये होता है कि सुबह खवातीन हमें देख रही होती हैं, उन्हें अपनी भी केयर करनी है और अपने अहले खाना की भी केयर करनी है और इन बर्तनों से जान छुड़ानी है। खवातीन हज़रात, यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस।
वेलकम बैक टू शो ख़वातीन औज़ात। एक और अफसोसनाक वाक़या भी सामने आया और अफसोसनाक हकीकत ये है कि जब भी अफ्रीका से यूरोप जाने वाली कोई कश्ती हादसे का शिकार होती है तो इसमें पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद शामिल होती है। कभी ये रास्ते शाम, सोमालिया और अफ़गानिस्तान के लोगों के लिए ख़तरनाक समझे जाते थे, मगर अब पाकिस्तानी नौजवान भी इन्हीं रास्तों पर अपनी ज़िंदगियों को दाव पर लगा रहे हैं। हालिया वाक़े में लीबिया के शहर ज़ाविया के करीब एक कश्ती हादसे का शिकार हुई जिसमें 16 पाकिस्तानियों के जाँबाग होने की तस्दीक हो चुकी है, जबकि कई लापता हैं। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा और तराबलस में मौजूद सफारत खाना मुसलसल मकामी हुक्काम से राब्ते में है और ये बड़ी एक अनफॉर्चुनेट सूरत हाल है जो कि हमने पहले भी देखी थी यूनान कश्ती हादसे में, और अब ये एक और हादसा हुआ जहाँ पे 16 पाकिस्तानी मौजूद है। वक्तन आप इस तरह के वाकयात हम देख रहे हैं, इसी पर हम बात कर लेते हैं। रिपोर्टर हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं ज़मान मुगल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ज़मान साहब अस्सलाम वालेकुम। वलीद की सोच, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये जो अफसोसनाक वाकया एक बार फिर से हमें देखने को मिल रहा है, इसमें 16 पाकिस्तानियों की इस वक्त शनाख्त हुई है, क्या मजीद भी खतरा है या खदशा है, मजीद पाकिस्तानी भी फंसे हुए हैं? जी बिल्कुल हसनैन लियाकत साहब और गजल साहबा, आपने ये बड़ा सीरियस टॉपिक जो है आज उसका इंतखाब किया है। और इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल को अगर हम देखते हैं तो जब भी अफ्रीका से कोई कश्ती जाती है, माजी में हमने देखा है, अगर इससे 20 साल पीछे जाते हैं तो जब अफ्रीका से कश्तियां यूरोप की तरफ इलीगली लोगों को लेके जाती थी तो कोई खुदा ना खास्ता डूबती थी तो उसमें सूडान के लोग हुआ करते थे और अफ्रीका के दीगर ममालिक के लोग हुआ करते थे, इवन अफगानिस्तान के लोग हुआ करते थे, श्रीलंकन होते थे, बंगाली होते थे। और अब अगर कोई कश्ती डूबती है, पिछले 3 से 4 महीनों में 3-4 ऐसे वाकयात हुए हैं कि जब भी कोई कश्ती डूबी है तो उसमें 70 to 80% एवरेज जो है वो पाकिस्तानी लोगों की थी। और पाकिस्तानी लोग जो है वो इस वक्त मुल्क से भाग रहे हैं, वो गवर्नमेंट से नाला हैं और वो किसी ना किसी तरीके से मुल्क छोड़ के अपने रोजगार के लिए दीगर ममालिक में पहुंचना चाहते हैं। और उनके पास जब वसाइल नहीं होते हैं तो फिर वो लीगल तरीके से जाने की बजाय वो इलीगल ट्राई करते हैं और इलीगल जाते जाते उनकी जानें चली जाती हैं। और एवरेज हमने देखी है कि अब 70 to 80% पाकिस्तानियों की हो गई है इन कश्तियों में। इवन देन जो स्मगलर हैं वो तशद्दुद भी करते हैं, खुद भी कश्तियां डबो देते हैं, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तानियों की रेशो में कमी नहीं आ रही। और पाकिस्तान खसूसी तौर पे जो ये गुजरांवाला का बेल्ट है, गुजरांवाला डिवीजन है, उसमें सियालकोट है, नारोवाल है, मंडी बहाउद्दीन है, गुजरात है और पिंडी रीजन के कुछ एरिया जो हैं जिसमें जेलम आता है, साया लमगीर है। लेकिन दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट जमान साहब। और जो पॉइंट्स आप कह रहे हैं ना जमान साहब, तो इनकी जानें भी चली जाती है। जमान साहब जो पॉइंट्स आप कह रहे हैं, ये कल मैंने शायद हकान अब्बासी साहब से सुना, वो कह रहे थे कि अब हर कश्ती में पाकिस्तानी सवार होते हैं और पाकिस्तानी जांबाग होते हैं। पहले ये सोमालिया के लोग होते थे, अफगानिस्तान के लोग होते थे, अफ्रीका के लोग होते थे, लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत कह रही है कि सब अच्छा है, मईशत ठीक चल रही है। तो मईशत ठीक चल रही है तो लोग बाहर क्यों जा रहे हैं? एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है ना सर। ये उसी तरह है जिस तरह अभी गवर्नमेंट की तरफ से एक एक्ट पास किया गया है जिसमें फेक न्यूज के ऊपर ने कहा कि जी कार्रवाई होगी। तो ये गवर्नमेंट की अपनी तरफ से आज खुद एक फेक न्यूज है कि सब अच्छा है। अगर सब अच्छा है तो ये फेक न्यूज है और गवर्नमेंट के जो जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि अगर कुछ अच्छा होता तो तसव्वुर नहीं कर सकता कि वो अपना मुल्क छोड़ के, क्योंकि हमारा मुल्क बहुत बहुत खूबसूरत मुल्क है, अपना मुल्क छोड़ के कोई भी बाहर नहीं भागता और वहां जाके मेहनत मजदूरी करने से वो अपने मुल्क को प्रेफर करे। लेकिन पाकिस्तान के हालात इतने दिगरगू हैं कि हर बंदा यहाँ से भागने की कोशिश में लगा होता है, जिसकी वजह से ऐसे वाकयात पेश आते हैं जिसमें कीमती जानें जाया होती है। अच्छा ज़मान साहब, लेकिन अब सूरत हाल कुछ यूं हो रही है कि हम देख रहे हैं मराकश हो, लीबिया हो, नॉर्थ साइप्रस हो, जिन लोगों के वीजे लगे हुए हैं उनको भी ऑफलोड कर दिया जाता है। तो इसके पीछे क्या असल कहानी है? जी गदर साहबा, इसके पीछे ये है कि अभी चूंकि ये कश्ती के जितने हादसात हुए ना पिछले 3 से 4 महीनों में कश्तियां डूबी हैं, उस पर फिर इंटरनेशनल लेवल पे जब प्रेशर आता है तो गवर्नमेंट जो है वजारत दाखिला जो है FIA को कहती है और FIA फिर अपने ऊपर से मलबा हटाने के लिए इस वक्त हम देखते हैं कि जिन लोगों के पास मराकश का वीजा लगा होता है उनको भी ऑफलोड कर दिया जाता है। फैसलाबाद से मुतअद्दिद लोगों को जो है वो ऑफलोड किया गया, उनके पास सफरी दस्तावेजात मुकम्मल थी। और जिनके पास लीबिया के वीजे लगे होते हैं उनको भी ऑफलोड कर दिया जाता है। इवन जो तुर्की वाला साइप्रस है उनके वीजे भी जिनके पास होते हैं, जिसको नॉर्थ साइप्रस कहते हैं, उनको भी ऑफलोड कर दिया जाता है। और FIA हुकाम का ये मौकफ है कि ये लोग यहाँ से वीजे लगवा के आगे जाके डंकी लगाते हैं
इसलिए हम इनको यहां से ही ऑफलोड कर देते हैं। होना तो ये चाहिए कि जिन लोगों के पास वीजे लगे हुए हैं उनको ट्रेवल करने देना चाहिए था। जो बंदा अपने डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल करके जाता है उसको कभी भी ऑफलोड नहीं करना चाहिए। लेकिन एफआईए जो कि अपने सर से उतारने के लिए कि हम इसलिए उतार रहे हैं कि ये लोग आगे जाके डंकी ना लगाएं और हम इनको यहां से ही उतार देते हैं। और दूसरी जानब आपने देखा कि इंसानी स्मगलर हैं, उन एफआईए की ग्रिप बड़ी कमजोर है, उनके खिलाफ जो कार्रवाइयां हैं वो बड़ी कमजोर हैं, क्योंकि जो स्मगलर्स हैं और बिलखसूस पाकिस्तान के लोग हैं, इनके इतने बड़े नेटवर्क्स हैं, इनके इतने बड़े नेटवर्क्स हैं कि वो उसे काबू में नहीं आते। या आज खुद ये लोग जो है अल्लाह ना करे वो वजना तौर पर उनके साथ मिले होते हैं और उनसे भारी जो है वो माली फवायद लेते हैं, जिसकी वजह से इंसानी स्मगलर जो है वो आजादाना कार्रवाइयां करते हैं और मुख्तलिफ मुमालिक में पाकिस्तानी स्मगलर्स के नेटवर्क बैठे हुए हैं और वो कार्रवाइयां करके लोगों से पैसे भी बटोरते हैं, उनको लेके जाते हैं। और जब प्रेशर आता है उसके बाद एफआईए फिर जो लीगल लोग हैं उनको ऑफलोड करते हैं ताकि गवर्नमेंट को ये पता चले कि एफआईए बड़ा काम कर रही है। हालांकि एफआईए को बाकायदा एक मुनज़्ज़म तरीके से कार्रवाई करनी चाहिए और जो लोग जिम्मेदार हैं, जो बड़े सरगना हैं, उनको गिरफ्तार करें ताकि इस नेटवर्क को तोड़ा जा सके। डेट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट सर कि जो इनको डंकी लगवाने वाले लोग हैं, जो एजेंट हैं, उनको नहीं पकड़ी एफआईए, लेकिन आम आदमी को पकड़ी है कि यहाँ से डंकी मारेंगे। और दूसरा सर, हुकूमत के ऊपर भी तो सवाल पैदा होता है ना कि आप इतने जिम्मेदार हुकूमत बन रही हैं कि ये लोग यहाँ से बाहर जाएंगे, तुर्की जाएंगे या फिर साइप्रस जाएंगे, वहां से डंकी लगाएंगे, तो आप इनको यहीं पे रोजगार दे दें, फिर इनको रोक क्यों रहे हैं? लेकिन मसला भी तो यही है, कोई देखता ही नहीं है। बिल्कुल, शैब खाकान अब्बासी साहब ने इसी तरह की निशानदेही की है कि गवर्नमेंट सब अच्छा की रिपोर्ट तो देती है लेकिन अमली तौर पे सब अच्छा नहीं है। अगर अमली तौर पे सब अच्छा हो तो कोई शख्स भी अपना मुल्क छोड़ के दूसरे मुल्क में जाना पसंद नहीं करता। बिल्कुल ऐसे ही है। जमान साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। जमान मुगल साहब हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। सुबह की सोच के साथ उन्होंने बात की। डेट इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि इस तरह के वाकयात में इजाफा हो रहा है। वाकयात देख रहे हैं और कोई इसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं ले रहा और कोई इकदाम भी नहीं कर रहा इस हवाले से। लेकिन खैर, अब जब वाकयात हो रहे हैं तो शायद कुछ होश आ जाए, लेकिन मुझे तो नहीं लगता फिर भी कुछ हो। बिल्कुल ऐसे ख़वातीन हज़रात, यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारे साथ वफाकी वज़ीर कैसर शेख साहब मौजूद होंगे। स्टे विद अस। हम बात करेंगे मुल्क की सियासत के हवाले से। एक तरफ IMF का गैर मुतवक्के दौरा और उसके ऊपर सवालात जन्म दे रहे हैं, और क्या वाकई पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन है या फिर कोई नया इम्तिहान दरवाजे पर खड़ा है। दूसरी तरफ अपोजिशन हुकूमत के खिलाफ ग्रैंड अलायंस बनाने की तैयारियों में मसरूफ़ है, तो क्या हुकूमत को परेशान होना चाहिए? इसके साथ साथ अदलिया में अहम तब्दीलियाँ देखने को मिल रही हैं, लेकिन सवाल ये है कि ये इस्लाहात का पेश खेमा होंगी या फिर मजीद अदम इस्तेहकाम का बायस बनेगी। राना सनाउल्लाह का वो बयान भी आपके सामने है जिसने एक नई बहस छेड़ दी कि हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस के खिलाफ रेफरेंस लाने पर गौर करिए। इससे पहले भी एक रेफरेंस आया था काजी साहब के खिलाफ, उसका क्या हुआ फिर बाद में सबने देख लिया आखिर ऐसा क्यों। और अगर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से PTI के बानी की रिहाई के लिए दबाव आता है तो हुकूमत क्या हिकमत अमली करेगी? ये तमाम से टॉपिक्स आज हम कवर करने की कोशिश करेंगे। और ये तमाम अहम सवालात हैं जो आज के में हम उठाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आया पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम एक ख्वाब बन चुका है या इसकी ताबीर अब मुमकिन है। तो हमारे साथ मौजूद होंगे फेडरल मिनिस्टर मैरीटाइम अफेयर कैसर अहमद शेख साहब, जिनसे हम गुफ्तगू करेंगे। कैसर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। सबसे पहले तो ये बताएं कि जिस तरह से अब बातें चल रही हैं, IMF का डेलीगेशन भी मौजूद है, और वो आपको लगता है कि क्या IMF इस तरह से कलीदी इदारों में थोड़ी मुदाखलत कह लूँ या फिर थोड़ा सा जायजा ले सकता है? IMF का ज़्यादातर तो जो काम होता है ना वो मईशत के बारे में होता है कि वो हमारे जो मुआशी इंडिकेटर हैं या मुआशी मामलात हैं उन पर डिस्कस करते हैं। लेकिन अगर कोई हमारे इदारे से हमारी मर्ज़ी के साथ अदलिया पे मस्की अभी आए हैं IMF के नुमाइंदे, अगर हमारी अदालत के इजाज़त के साथ उनको कोई हमारी अदलिया को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो बेशक उनसे मुलाकात कर सकते हैं। अच्छा शेख साहब, मुझे ये बताइए कि ठीक है IMF ने एक तरफ एतराफ़ भी किया था कि पाकिस्तान की मईशत सही डगर पे है, लेकिन पाकिस्तान के दौरे की क्यों ज़रूरत थी? और स्पेशली जिस अदलिया की आप बात कर रहे हैं, ये तो पहली दफ़ा हुआ कि वो अदलिया से आके मिल रहे हैं, चीफ जस्टिस से मिल रहे हैं। आज हमें कैबिनेट मीटिंग में तफसील से प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि उनकी अभी MD जो IMF है उनसे दुबई में मीटिंग हुई है। उन्होंने बहुत ही सराहा है, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर उनकी पूरे टीम की एफर्ट्स को उन्होंने कहा है कि जिस तरह हमने टारगेट थे और जो भी हमारे मनसूबाबंदी थी उसके
मुताबिक पाकिस्तान ने काम किया, इसको उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया, क्योंकि पहले उनका ख्याल था, एप्रीहेंशन थी कि शायद पाकिस्तान इन तमाम टारगेट्स पे पूरा अमल नहीं कर सकेगा, लेकिन नहायत ही अप्रिशिएट किया है। अभी रिसेंट कल परसों दुबई में प्राइम मिनिस्टर साहब की MD IMF से मीटिंग हुई है, और ये तो देखिए IMF पीरियडिकल आते रहते हैं, उनके पहले भी आते रहते हैं, कोई नई बात नहीं है, उनके वफद आते हैं और वो मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू पे मशवरा भी देते हैं, और वो ये देखते भी हैं कि कहाँ तक जो आपस में मिलजुल टारगेट्स रखे हैं ना, ये हुकूमत पाकिस्तान और IMF के मिलजुल के टारगेट्स होते हैं जो कि हमने खुद एग्री किए हैं, उनके ऊपर चेक करते हैं कि वो क्या कहाँ तक पूरे हो रहे हैं या क्या फर्दर उसमें रिक्वायरमेंट है, अगर कोई चेंजेस की ज़रूरत है तो क्या है, वो आपस में ये पीरियडिकल डिस्कस होता रहता है, और कोई में ऐसी बात अनहोनी बात मतलब नहीं। कैसर साहब आप यही कह रहे हैं कि ज़्यादा घबराने वाली शायद बात नहीं है, और ये यूजुअली ऐसे दौरे होते रहते हैं और मुलाकातें जारी रहती हैं। अच्छा ये बताएं कि इस वक्त हम देख रहे हैं कि मुल्क में कोई इस्तेहकाम नहीं है, और जिस तरह से मुज़ाकरात की एक बात चली थी, फिर उसके बाद सब कुछ ख़त्म हो गया, अब हम देख रहे हैं कि ग्रैंड अलायंस बनने जा रहा है अपोजिशन का, और इसके ऊपर मज़ीद मतलब मैं ये कहूँ कि हर हद तक कोशिशें की जा रही हैं, तो आपको लगता है कि हुकूमत को घबराना चाहिए? देखिए अलायंस जो अपोजिशन है ना उन्होंने बनाया, वो बनाते रहते हैं, कोई नई उसमें भी नहीं है। अपोजिशन है, उनका राइट है, वो अपनी ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, लेकिन आपने देखा कि रिसेंटली उनकी जो मकबूलियत में कमी आ रही है अपोजिशन में, जो नेगेटिव पॉलिटिक्स की है ना उन्होंने कोई लोगों की फेवर वाली या मुल्क के मफाद वाली सियासत नहीं की। अगर वो पॉजिटिव पॉलिटिक्स करते, हमारे साथ आके बैठ के असम्बलियों में बाकायदा हिस्सा लेते, हमें मशवरा देते, चार्टर ऑफ इकानमी पे हमने कई बार उनको इनवाइट किया है, वहाँ पे वो जाके अमलदारी करते, वहाँ पे हमसे आपस में बैठ के मशवरे के साथ लोगों के मफाद में पॉलिसियाँ बनती। तो अभी जो कुछ वो कह रहे हैं, मसलन वो कहते रहे कि लोगों को उन्होंने कहा कि रेमिटेंस कम करें, अब वो रेमिटेंस तो बढ़ गई पहले से, तो फिर उनकी कहाँ रहेगा। इस तरह वो जैसे वो उन्होंने कहा कि आपने देखा कि जितने भी उन्होंने तहरीकें की या जो पंजाब से, तो उसकी मूवमेंट बिल्कुल हुई नहीं, कोई धरने की या कोई एहतजाज की बहुत कम हुई ना। ये वो एक बड़ी पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है, वो अपने आप को अपनी पॉपुलैरिटी को कम कर रहे हैं। वो अगर लोगों की पॉलिटिक्स करेंगे तो वो उनका राइट है, वो करें, उनका हक है। और असम्बली में हम तो कहते हैं कि आएँ और अपने मुफीद मशवरे दें, हम उनके मशवरों पे कोशिश करेंगे कि अमलदारी करें। शेख साहब आप बड़े सीनियर सियासतदान हैं और वफाकी वजीर भी हैं, मैं आपसे एक सवाल करूंगा। आपकी गवर्नमेंट जो भी करती है वो कहती है कि हम आइन और कानून के मुताबिक कर रहे हैं। अभी रिसेंटली अगर अदलिया की बात कर ली जाए, उसमें काफ़ी ज़्यादा उखाड़ पिछाड़ भी हुआ, अपनी मर्जी के जज भी लाए गए, और गवर्नमेंट की तो कोशिश ये है कि हाई कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी हर जगह पे मर्जी के जजेस हों, फिर आइनी बेंचेस बन गए। यहाँ से मामलात आपको आपकी सियासी बसीरत के मुताबिक क्या बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं या फिर सुधरते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि हालात तो कुछ ठीक नहीं लग रहे अदलिया को लेकर? एग्जैक्टली देखिए जो कुछ अदलिया में हो रहा है वो आपके सामने है कि जो कुछ भी अमेंडमेंट हुई है वो 26th अमेंडमेंट वो पूरे 2/3 मेजॉरिटी के साथ हुई है। कानूनी तौर पे असम्बलियों से करारदाद पे मंजूरियाँ हुई हैं, उसकी जो पूरी डिबेट हुई है, डिस्कशन हुई है, और फिर करारदाद मंजूर हुई है। तो अब वो अदलिया पे उस पर पहले क्या आप देख तो रहे हैं, आज अभी भी इस वक्त हमारी अदलिया की जो इंटरनेशनल पोजीशन है वो कोई बहुत बेहतर तो नहीं है। हमारे मुकदमे इतने सालों से पेंडिंग रहते हैं, लोगों को तो उनसे इतना ज़्यादा इफ़ादा जो कि होना चाहिए उतना नहीं हो रहा। तो अदलिया में रिफॉर्म्स की ज़रूरत तो हमेशा रही है, और ये रिफॉर्म्स हो रही हैं, और अदलिया ख़ुद अपने तौर पे आप देख रहे हैं कि उस अमेंडमेंट के बाद अदलिया अपने आप को और बेहतर सोच रहे हैं कि वो जल्द फैसले हों और लोगों को तक इंसाफ उनकी दहलीज तक लोगों तक अच्छा पहुंचे। कैसर साहब, इससे पहले आप बात कर रहे थे, आपने कहा कि जो जलसे हो रहे हैं बिल्कुल पंजाब से लोग ही नहीं निकले। कल हमारे साथ आमिर मुगल साहब मौजूद थे, तो वो कहते हैं कि इस तरह से जो लोग बात कर रहे हैं, सवालात उठा रहे हैं, हम लोग तो दिखा ही नहीं सकते, तो फिर ऐसे कौन बात कर सकता है कि हमारे लोग बाहर नहीं निकले थे। लेकिन खैर हर किसी की अपनी अपनी स्टेटमेंट है। थोड़ा सा ये बताएं कि अब राना सनाउल्लाह साहब ने टॉक शो में बात की और उन्होंने कहा कि 2 जजेस के खिलाफ हम रेफरेंस लाने का सोच सकती है हुकूमत, तो इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, आपको क्या लगता है? नहीं, मेरे नॉलेज में नहीं है राना सनाउल्लाह साहब ने क्या क्या, वही ज़्यादा
क्लैरिफाई कर सकते हैं। सही। और मेरे नॉलेज में ऐसी कोई बात है सही। कैसर साहब, अच्छा फिर ये भी बता दें, जैसे हमने पहले बात की कि क्या अब मुल्क में कोई इस्तेहकाम की में गुंजाइश नजर आ रही है, क्योंकि जब हमारे पास पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तभी हमारी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी होगी। और आज ही हमने सोशल स्टोरी भी एक शेयर की है जिसमें करप्शन का जो इंडेक्स है पाकिस्तान उसमें 46वें नंबर पर आया है। मेरे ख्याल में जी सियासी इस्तेकाम ज़रूरी होता है मुल्क में। हमारी मैं पाकिस्तान जब से बना है ना, उसको 2 पीरियड्स में करता हूँ, तकसीम करता हूँ। मैं हमेशा अपने टॉक शो में भी यही कहता हूँ, जब पाकिस्तान 47 में बना तो और इंडिया बना तो सारा जो तरक्की याफ्ता इलाके थे वो इंडिया के हिस्से में गए। तालीम भी ज़्यादातर उनके इलाकों में थी और इंडस्ट्री भी उनके इलाकों में थी। लेकिन क्या वजह है कि यही कौम 1947 से लेके 1990-92 तक पाकिस्तान ज़्यादा तरक्की कर रहा था अपने इलाकाई जो मुख्तलिफ रीजनल कंट्रीज है। ये उस पीरियड में दुनिया हमारी तरफ देख रही थी। हमने कोरिया को जाके अपना इकनॉमिक डेवलपमेंट दी। मेरे बड़े मरहूम डॉक्टर महबूब हक साहब से तल्लक थे और वो मेरे सामने, मैं इस बात का गवाह हूँ कि मनमोहन सिंह उस वक़्त इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर थे उस दौर में 92 के लगभग, और डॉक्टर महबूब हक साहब मरहूम यहाँ फाइनेंस मिनिस्टर थे पाकिस्तान के। ये दोनों आपस में एक ही जगह क्योंकि पढ़े थे कैम्ब्रिज में, और इन दोनों का तल्लक हमारे इस पंजाब के खित्ते से था, तो उनकी आपस में फ्रैंकनेस और दोस्ती थी। मेरे सामने ये उन्होंने पूछा डॉक्टर महबूब हक से, मनमोहन सिंह ने, कि पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है, हमें भी कोई राज बताएं कि किस तरह है। तो ये जो है ना सियासी जो सेकंड पीरियड हुआ 90s के बाद, जो सेकंड पीरियड हुआ 90 तक इंडिया की इकानमी हमसे 4 गुना थी, और हालांकि उनकी आबादी 6 गुना थी। फी कस हमारी आमदनी 50% ज़्यादा थी इंडिया से। 90 तक वही कौम थी, यही कौम है। अब वही कौम जब हमने अपने झगड़े शुरू कर दिए, कभी पीपल पार्टी मुस्लिम लीग, कभी पीटीआई और दूसरी पार्टियां, तो हमने दूसरे पीरियड में हमने अपने आप का जवाल देखा। अभी इंडिया 12 गुना इकानमी हो गई है पाकिस्तान से। अब हमें अपने आप को इम्प्रूव करना है। ये अगर आपस में टसल रहेगी, जो सियासी आपने इस्तेकाम पूछा, बहुत ज़रूरी है। मैंने 2 मुख्तलिफ अदवार दिए। पहले अदवार में सियासी इस्तेकाम कंपैरेटिवली बेहतर था तो पाकिस्तान बहुत तरक्की कर रहा था। सेकेंड अदवार में जो ये बहुत ज़्यादा तशद्दुद इख्तियार कर गया, सियासी इस्तेकाम नहीं है, तो वो पाकिस्तान जो है अपने इंडिकेटर्स में काफ़ी नीचे हो गया। अब भी ये साल जो है वो काफ़ी इशारे हमारे बेहतर हुए हैं, लेकिन सियासी इस्तेकाम ज़रूरी है सब, और सबको ये समझना चाहिए ये मुल्क सबका है। अगर जो डायलॉग हैं, डायलॉग के बगैर आज तक कोई और तरीका ईजाद नहीं हुआ जिससे कि बैठ के अपने मामलात को रिजॉल्व किया जाए। ये डायलॉग सबसे ज़रूरी है। आप देखिए, जब जंगें होती हैं दुनिया में, तो जंगों के बाद भी बैठ के डायलॉग होते हैं। ये तो एक हमारे अपनी बातें हैं, अपने मुल्क के हम लोग हैं, एक दूसरे के साथ सब लोग जितने भी हैं पाकिस्तानी मुल्क से के मोहब्बे वतन हैं और मुल्क की बेहतरी चाहते हैं। तो मुल्क के मफाद में ये 25 करोड़ लोगों का मामला है। डायलॉग किसी इंडिविजुअल पार्टी का जीत या हार नहीं है, ये तो तमाम पाकिस्तानियों की इसमें जीत है, और हम सब को मिल के इसको कामयाब बनाना है। और मुझे समझ नहीं आती कि वो अच्छा खासा अपोजिशन वाले डायलॉग कर रहे थे। तो सियासी जो माहौल है, मैं इसकी यकीन रखता हूँ कि उसके बगैर काम, और हम आपस में रंजिशें, देखिए इख्तलाफ राय हो सकता है, लेकिन कोई रूट के बैठ तो नहीं सकता ना आपस में। हमने मिल के असम्बली में बैठना है, वहाँ पे एक दूसरे के सर साथ मेरा एक सवाल है, मैं सवाल वो करना चाहता हूँ आपसे, उसका भी जवाब दे दीजिएगा क्योंकि वक्त थोड़ा सा कम है। डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से ना अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उम्मीद लगा रही है। उनके बहुत सारे रहनुमा हमें ये बताते हुए नजर आए, या उनके जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, कि वो जब प्रेशर डालेंगे तो आप पिघल जाएंगे। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे, आखिर में शॉर्ट ही बताइएगा। देखिए, ये तो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, अगर आता है तो वो देखिए, पाकिस्तान एक खुद मुख्तार आज़ाद मुल्क है। हम अपनी पॉलिसियाँ खुद बनाते हैं। और ये भी मैं आपको बता दूं कि यूएस की पेंटागन और पाकिस्तान के अफवाज के बड़े गहरे तल्लुकात, ये उन्होंने वहाँ अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसों में बताया। तो ये एक आज भी मैं कल गया हुआ था, ये जो बैरी मशकों का हुआ है ना, नेवी एक्सरसाइजेज हो रही थी, उसमें आर्मी चीफ भी तशरीफ लाए हुए थे, मेरे साथ थे वहीं, और नेवी चीफ भी थे। मैं ये बात कर रहा हूँ कि उसमें अमेरिका के भी नेवी के जहाज़ आए हैं और चाइना के भी जहाज़ आए हैं। तो वो तो हमारे दोस्त मुल्क हैं,
उनके डिफेंस फोर्सेस, कल मैं उनकी देख के आया हूँ, बहुत बड़े बड़े जहाज उन्हें भेजे हैं पाकिस्तान में। तो हम तो ऐसी बहुत कम होता है। मैंने पूछा अपने नेवी चीफ से, तो उन्होंने कहा कि शायद पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहाँ पे अमेरिका भी हमारे पास यहाँ पे एक्सरसाइज के लिए आए हैं, और चाइना भी आते हैं, और नहीं है दुनिया में। तो हमारे तो तल्लुकात हैं सबसे, और वो अमेरिका हमारा शुरू से ट्रेडिशनल दोस्त है, और वो हमारे अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी नहीं थैंक यू सो करते। मच कैसर शेख साहब। वजीर बैरी उमर हमारे साथ मौजूद थे। सर, आपने सुबह हमारे लिए वक्त निकाला और बड़ा अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके। तमाम तर उमूर हमने कोशिश की कि वफाकी वजीर हैं उनके साथ हम डिस्कस करें, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप के हों, पाकिस्तान की सियासत के हों, या IMF के, या फिर अदलिया के हों। ख़वातीन वज़ात, यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है एक न्यूज़ ब्रेक का। न्यूज़ ब्रेक के बाद वापस हाजिर होते हैं, तब तक के लिए स्टे विद अस। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की बात होगी। पाकिस्तानी क्रिकेट का जोश खरोश तो अपनी जगह, लेकिन जब कौमी टीम ऐसी जबरदस्त कारकर्दगी दिखाए तो तारीख रकम हो जाए तो खुशी जो है वो गजल दुगनी हो जाती है। और नेशनल बैंक स्टेडियम की बात कीजिए तो वहाँ पे खेले गए 6 मुल्की सीरीज के अहम मैच में पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को धूल चटा दी और नया रिकॉर्ड अपने नाम किया। जनूबी अफ्रीका की जानिब से दिए गए 352 रन के मुश्किल हदफ को कौमी टीम ने मोहम्मद रिजवान और सलमान आगा की शानदार सेंचुरियों की बदौलत 6 विकेटों के नुकसान पर 49 ओवर्स में हासिल किया। इस जीत के साथ ही पाकिस्तान ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है, जहां उसका मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा। और ये एक बहुत बड़ी जीत है चैंपियंस ट्रॉफी से पहले। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले अगर हम फाइनल जीत जाते हैं तो उसी न्यूजीलैंड के खिलाफ हमने कराची में इसी स्टेडियम में अपना इफ्तिताई मैच खेलना है। और अगर इंडिया के मैच से पहले गजल वो मैच हम जीत गए तो हमारा एक डिफरेंट टेम्पो इस टीम का बन जाएगा, और इंडिया के मैच में भी हम एक बड़े दिल और गुर्दे के साथ जाएंगे और जिगरे के साथ जाएंगे। ऐसा ही है, और हम भी यही चाहते हैं कि इसी तरह हम बड़े जिगरे के साथ जाएं और वहां पर पहुंचे, क्योंकि अब ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और इन तमाम सूरत-ए-हाल पर में बात करने के लिए ज्वाइन कर चुके हैं बहुत ही जबरदस्त गेस्ट हैं। सैयद याया हुसैनी, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं याया अस्कॉम, एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। सबसे पहले तो ये बताएं कि जिस तरह से 352 रन बनाए साउथ अफ्रीका ने और पाकिस्तान ने जिस तरह से चेस किया, शुरू में तो मुझे ऐसे लग रहा था शायद पाकिस्तान की टीम गई, लेकिन क्या समझते हैं कितनी अहम ये जीत है पाकिस्तान के लिए? यही आपको हमारी आवाज आ रही है? या आपका माइक शायद म्यूट है, इस वजह से आपकी आवाज़ नहीं आ रही। आपको सवाल तो पहुंच गया, लेकिन जो ही आपकी आवाज़ आएगी तो हम आपसे वापस जो है वो राब्ता भी करेंगे। सैयद याया हुसैनी हमारे साथ मौजूद थे इस वक्त। जी याया, बताइएगा प्लीज़। याया साहब की आवाज़ इस वक्त नहीं आ रही है, और हमने उनके साथ डिस्कस करना है पाकिस्तान की शानदार जीत को, जहां पे पाकिस्तान ने आगाज़ भी गजल अच्छा किया था। फ़खर जमान की जानिब से बहुत ही धुआंधार आगाज़ हुआ, पहले मैच में भी, दूसरे मैच में भी। अनफॉर्चुनेटली हमारे स्टार बैटर बाबर आजम, जिनको पूरी दुनिया में माना जाता है, बाबर आजम से इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेज नहीं हो रही, लेकिन उसके बाद बाबर और साउथ के आउट होने के बाद जो पार्टनरशिप लगी है, जो एक सैनिटी प्रिवेल होती है ना कहीं भी, वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में वो सैनिटी प्रिवेल नहीं कर रही थी। और कल आगा सलमान ने और मोहम्मद रिजवान ने जो आपका 8 रन पर ओवर आपने बनाना था ना, उसको कंटिन्यूसली बनाया। किसी ओवर में 6 रन बनाए, किसी में 7 बनाए, किसी में 8 बनाए, और कंटिन्यूसली लग रहा था कि एक गेम प्लान है। हाँ, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि इस टीम में रबादा मौजूद नहीं है, मार्को येंसन मौजूद नहीं है, लेकिन देखिए उन्होंने स्पिन ट्रैप तो आपके लिए पूरे का पूरा बिछाया टीम था। साउथ अफ्रीका भी अच्छा के लिए एग्जैक्टली स्पिन ट्रैप का गजल पूरे का पूरा था, जिसमें आप ये देखिए कि महाराज भी थे, फिर शमसी भी थे, दोनों ही उनके टॉप क्लास के स्पिनर हैं और पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा से अच्छा परफॉर्म करते हैं। और पाकिस्तान की टीम भी पिछले 2-3 साल से स्पिन को उतना नहीं खेलती, लेकिन हमने देखा पैडल स्वीप भी हुए, रिवर्स स्वीप भी हुए, स्लॉग्स भी लगाए गए, निकल के भी खेला, लेकिन जो रिस्क था वो काफ़ी कैलकुलेटेड लग रहा था, और इसी वजह से पाकिस्तान ये मैच जीतने में कामयाब हुआ। पाकिस्तान ने ये मैच जीता है और खुशी भी बहुत ज़्यादा हुई है, लेकिन अगर यही मोमेंटम अगर बरकरार रहता है तो आगे हम चैंपियंस ट्रॉफी में भी लीड कर जाएंगे इसी तरह। और ज़ाहिर है जब होम ग्राउंड आपका हो तो उसमें भी आप, क्योंकि आपको पता है जब हम पहला मैच हारे थे ना तो बहुत क्रिटिसाइज़ किया गया पाकिस्तानी खिलाड़ियों को, और कहा गया कि दूसरी टीम्स बाहर से आकर इतने रन्स कर रही हैं, लेकिन पाकिस्तान से अपने होम ग्राउंड पर नहीं खेला जा रहा। असल में वजह क्या है? और ऐसा लग रहा था कि बाकी टीम्स का ये होम ग्राउंड है लेकिन पाकिस्तान का नहीं है, बट एकदम से कम बैक जिस तरह से पाकिस्तान ने किया ना, ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है और हमारे लिए भी। और जिस तरह से हमने कमेंट्स सुने हैं फैंस के और बाकायदा उनकी स्टेटमेंट्स मौजूद हैं, जिस तरह से जितनी मायूसी पहले मैच में थी उस मायूसी को बिल्कुल खत्म कर दिया कल के मैच ने। अच्छा, और ये जो फैंस की कमेंट्स हैं या फिर जितने भी हम स्पोर्ट्स तजिया निगार हैं उनसे बात करते हैं, या फिर हम भी जब बात करते हैं,
तो ये जो कमेंट्स है ना ये वेरी करते हैं आपकी परफॉर्मेंसेस के Exactly. ऊपर। जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम की गजल परफॉर्मेंसेस अच्छी नहीं होंगी तो हार्श कमेंट्स आएंगे, और जब परफॉर्मेंसेस अच्छी होंगी हर शख्स खुश होगा। और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, ये आप बांग्लादेश में देखेंगे वहाँ पे भी इसी तरह, ये आप इंडिया में देखेंगे वहाँ पे भी इसी तरह। अभी 2024 का क्रिकेट वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता, वाह वाह हो रही थी इंडिया की टीम, और इंडिया के जो क्रिकेट फैंस थे वो आसमान को छू रहे थे। लेकिन ऐसे अभी ही। जो हाल ही में बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी हुई, ऑस्ट्रेलिया में उनको शिकस्त हुई, उसके बाद जो इंडिया में रोना रोया गया वो मेरे ख्याल है तारीख में कहीं नहीं रोया गया। तो ये पाकिस्तान और इंडिया में होता है कि जब परफॉर्मेंसेस अच्छी होती हैं तो सब अच्छा होता है, जब परफॉर्मेंसेस बुरी होती हैं तो सब बुरा हो जाता लेकिन है। मुझे क्योंकि- लगता है कि देखिए ना, अब इतने लोग पैसे लगा कर आते भी हैं तो शायद वो उनकी उम्मीदों पर जब पानी फिर जाए तो थोड़ा सा दुख तो होता ही है ना। और वो आपको पता है ना कि वी आर वन स्पोर्ट्स नेशन। हमारे यहाँ फुटबॉल को उस तरह से फॉलो नहीं किया जाता, हॉकी को उस तरह से फॉलो नहीं किया जाता। और मेरे ख्याल है सही या हुसैनी फिर या join ने कर एक बार चुके फिर हैं, से आप हमें ज्वाइन सवाल कर कीजिए। लिया। या पहला सवाल मैंने आपसे किया था, शायद आप तक पहुंच, ये बताइएगा कितनी अहम जीत है पाकिस्तान के लिए ये। सबसे पहले तो गजल आपको और हसन आपको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम और सलाम। जीत, देखिए जीत के बहुत सारे दावेदार होते हैं और हार जो होती है ना वो यतीम होती है, अकेली होती है। तो पाकिस्तान टीम ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कारकर्दगी का मुजाहरा किया, किसी दो राय की जरूरत नहीं है। अंडर द कैप्टनसी मोहम्मद रिजवान बहुत ही शानदार खेली टीम पाकिस्तान। 38.1 ओवर में चौथी विकेट पर रिजवान और आगा सलमान के दरमियान 260 रन की एक रिकॉर्ड साज पार्टनरशिप, रिमार्केबल विक्ट्री टीम पाकिस्तान की, जिसको जितना प्रेस किया जाए आई थिंक वो कम है। अब जहाँ पे गजल आपका सवाल के इस जीत का क्या फायदा होगा, इस जीत को क्या माने देंगे, इस जीत से हम किस तरह आगे बढ़ेंगे, तो डेफिनेटली 3 मुल्की टूर्नामेंट के पहले मैच में हम 330 रन चेस नहीं कर सके, लेकिन जनूबी अफ्रीका को हमने 353 रन बनाकर 6 गेंदों पहले एक रिमार्केबल जीत को गले लगाया बिल्कुल। और फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। और न्यूजीलैंड के साथ ये सिर्फ हमारा फाइनल नहीं है, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से पहले इस जीत के बहुत सारे मतलब हैं। एक तो हमारा एतमाद बढ़ा है, एक तो लोगों का जो थोड़ा सा ट्रस्ट डेफिसिट में चला गया था अगेंस्ट न्यूजीलैंड शिकस्त के बाद, वो एक बार फिर रिगेन हुआ है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस जीत के नतीजे में आप न्यूजीलैंड के साथ फाइनल खेल रहे हैं और ये वही न्यूजीलैंड है जिसके साथ इसी मैदान पर 19 फरवरी को आपने चैंपियंस ट्रॉफी का मैच खेलना है। तो बिल्कुल। ये बहुत सारी चीजें टीम पाकिस्तान की किट्टी में किसी बहुत बड़े कह लें कि फेवर, किसी बहुत बड़ी खुशी, किसी बहुत बड़ी अच्छी यादों के साथ जो है वो ऐड हो रही हैं। और उम्मीद करते हैं कि हमने जिस तरह की कारकर्दगी जनूबी अफ्रीका के खिलाफ नेशनल स्टेडियम में लास्ट नाइट पेश की है, इसको हम रिपीट करें और इस कारकर्दगी के साथ हम चैंपियंस ट्रॉफी में जाएं कि हमारे हाथ में जो है वो ट्राई नेशन सीरीज का कप हो। एब्सोल्युटली राइट। ये बताइएगा कि जिस तरह से पाकिस्तान टीम ने स्पिन को खेला ये बहुत ही अमेजिंग था मेरे लिए भी, क्योंकि स्पिन के खिलाफ हम फंसते थे। लेकिन एक राय ये भी दी जा रही है कि अभी येंसन नहीं है, रबादा नहीं है, अगर उनकी फुल बॉलिंग होती तो शायद पाकिस्तान इतना कंफर्टेबली चेज ना कर पाता। तो क्या हमें अपनी जीत को सेलिब्रेट करना चाहिए? जो लूप होल्स है, जिस तरह हमारी बॉलिंग का एक बहुत बड़ा लूप होल है, स्पिनर्स हमारे पास नहीं है, उनके ऊपर अभी भी हमें वर्क करने की जरूरत है, बात करने की जरूरत है। दुरुस्त फरमा रहे हैं, वजह फरमा रहे हैं आप। रबाडा नहीं है, मार्को जेंसन नहीं है, मफाका नहीं है, लेकिन देखिए ये जनूबी अफ्रीका की वही टीम है जिसको आपने जनूबी अफ्रीका को घर में शिकस्त दी है 3-0 से। तो आप ये नहीं कहें कि ये कोई फ्लूक लग गया है, ये हमारा कोई तुक्का लग गया है और हमने जनूबी अफ्रीका को हरा दिया। देखिए चाहे टेस्ट क्रिकेट हो चाहे वनडे क्रिकेट हो, 353 चेस करना एक मानी रखता है। और ये जो आप कह रहे हैं कि सेकंड टेयर के बॉलर थे, ठीक है वो टॉप क्लास बॉलर नहीं थे लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे थे। और इस बॉलिंग को आप ये नहीं कह सकते कि कोई क्लब क्रिकेट की बॉलिंग थी, कोई जो है वो गली मोहल्ले की बॉलिंग थी। वो अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है उनके पास एक्सपीरियंस नहीं था, वो डिलीवर नहीं कर सके, लेकिन हमें अपने आप को देखना चाहिए, अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। अगर आप ये चीज नहीं कर पाते तो आप समझ सकते हैं फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं करते, फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं करते तो तनकीद होती। फिर ये बात होती है कि यार जनूबी अफ्रीका अगर इस बैटिंग पिच के ऊपर 352 कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते। तो देखिए आपने उन सारे सवालों का जवाब दे दिया है और अब आपको आगे सोचना चाहिए। आप अच्छा खेले, अच्छा खेलने पर आपको जीत मिली और इस जीत के साथ आप फाइनल में पहुंचे।
सही। लेकिन या थोड़ा सा बाबर आजम के हवाले से मैं आपसे पूछना चाहूंगी, वो तो मुसलसल ही नाकाम हो रहे हैं और बहुत से लोग उनसे उम्मीदें भी लगा कर बैठते हैं, लेकिन फिर उनकी वैसी परफॉर्मेंस आती है। व्हाट्स रॉन्ग? देखिए, गजल आपका नाम जो है वो गजल आपके नाम में आता है, तो बात दरअसल ये है कि बाबर आजम से आपको क्यों उम्मीद है? बाबर आजम से आपको इसलिए उम्मीदें हैं कि उन्होंने माजी में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, और इस अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से आपसे जो है बाबर आजम तवक्कुआत लगा रहे हैं, अवाम उम्मीदें हैं आपसे कि आप इस टीम के सबसे बड़े बैटर हैं, क्योंकि माजी में आपने रन्स के पहाड़ खड़े किए हैं। ऐसा टीम पाकिस्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान बोले, और उन्होंने कहा कि बिल्कुल दबाव में है रिजवान, बिल्कुल हमें उनसे उम्मीदें हैं। फिर कल रिजवान भी नेशनल स्टेडियम कराची में सहाफियों से बात करने के बाद जब गए तो बाबर आजम भी वहां पर आए, और बाबर आजम ने कहा कि मुझे इस बात का बेहतरीन अंदाज में इदराक है और मुझे समझ आ रहा है कि आप लोग मेरी परफॉर्मेंस ना होने पर नाराज हैं, उम्मीदें आपकी टूट रही हैं, मुझे भी इस चीज़ का शिद्दत से अंदाजा है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छा खेलूं, और जो माजी में मैंने किया वो माजी था। मैं इस टीम के लिए मुस्तकबिल में कुछ करना चाहता हूँ, इस टीम के लिए जीत में किरदार अदा करना चाहता हूँ। जो हो गया वो पास था, जो है वो हाल है। तो इस हाल में मैं टीम के साथ अच्छे अंदाज में कुछ करना चाहता हूँ। बैट के ऊपर बॉल लग रहा है, मैं मेडल भी कर रहा हूँ। अनफॉर्चुनेटली मैं अपनी इनिंग को बड़ी इनिंग में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा, और उन्होंने गुजारिश की कि ये किंग विंग कहना मुझे छोड़ दीजिए, आप मुझे सिर्फ बाबर आजम ही कहें। तो मैंने माजी में भी कुछ किया है, मुस्तकबिल में भी कुछ करूंगा। खिलाड़ी के साथ इस तरह के मसाइल हो जाते हैं, बट जहां तक बात है कि मैं इनिंग का आगाज कर रहा हूँ, बाबर आजम बोले, उन्होंने कहा कि ये टीम का डिसीजन था और मैंने इसके ऊपर लबैक कहा। दैट इज़ वेरी गुड फ्रॉम बाबर आजम। यही हम देखते हैं कि बाबर आजम अक्सर जब मीडिया से गुफ्तगू करते थे तो वो तो कहते थे कि आप बड़े गलत सवाल करते हैं, मैं ग्राउंड में जवाब दूंगा, लेकिन अब कम से कम वो मीडिया से बात भी करते हैं, मीडिया के सवालात का जवाब भी देते हैं। सर, आखिर में मैं आपसे पूछूंगा कि अब न्यूजीलैंड के खिलाफ हमने फाइनल खेलना है, क्या आप टीम में कोई तब्दीली देख रहे हैं, और क्या आकिफ जावेद जैसे टैलेंट को हमें मौका देना चाहिए? अगर कुछ ऊपर नीचे हो जाए आपके फास्ट बॉलर्स के साथ, तो आपके पास बैकअप में आकिफ जावेद भी हों। देखिए, अच्छे बॉलर हैं आकिफ जावेद हसनैन, और आपने उनको जो है वो कहना कि लाइन तोड़कर आगे किया है। उन्होंने 20 खिलाड़ियों को आउट किया 11 मैचों में बांग्लादेश प्रीमियर लीग में रंगपुर राइडर के लिए। बट मेरा ख्याल ही कि वो जिस बॉलर की जगह आए हैं उनका नाम है हारिस रऊफ, और हारिस रऊफ जो है वो फर्स्ट चेंज में बॉल डालने के लिए आते थे। नई बॉल का बॉलर आपके पास मौजूद है हसनैन की शक्ल में, आपके पास शाहीन आफरीदी की शक्ल में, आपके पास नसीम शाह की शक्ल में, और आकिफ भी नए गेंद के बॉलर हैं। तो ज्यादा मुनासिब होता कि आप नई इस तब्दीली के अंदर आप वसीम जूनियर को लाते या अब्बास आफरीदी को मौका देते। लेकिन चलो ठीक है, अब आपने आकिफ को टीम में शामिल किया है, बट मैं नहीं समझता कि उनको प्लेइंग 11 में होना चाहिए। विनिंग कॉम्बिनेशन को आपको कंटिन्यू करना चाहिए, और अगर आपको टीम में तब्दीली करनी है तो मेरा अपना जाती ख्याल ये है कि फिर आपको जो है ना वो फ़हीम अशरफ को टीम में इंक्लूड करना चाहिए। एक तो आपकी बैटिंग भी बढ़ेगी और फ़हीम अशरफ भी टेस्ट हो जाएंगे, और आई थिंक मेरा ख्याल है कि फ़हीम अशरफ को टीम में लाना चाहिए। आकिफ जावेद हैं ज़रूर, लेकिन मेरे ख्याल में उनसे बेहतर फ़हीम अशरफ होंगे। सैयद यहिया हुसैनी हमारे साथ मौजूद है। यहिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, और हमने इन डिटेल बात की आज की जीत। अगला मैच हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट है न्यूजीलैंड के खिलाफ, और आप देखिए कि न्यूजीलैंड के खिलाफ अगर हम अगला मैच जीत जाते हैं तो जिस तरह मैंने इंट्रो में भी कहा था और यहिया ने भी कहा कि हमने पहला मैच भी न्यूजीलैंड के खिलाफ ही खेलना है 19 फैब को, और वो भी कराची स्टेडियम में। सेम कंडीशंस होंगी, सेम क्राउड होगा, सेम ग्राउंड होगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अब फाइनल मैच में जो भी जीतेगा उसके अपर हैंड जरूर होगा। ठीक है, एक दिन आप अगर जीत गए, अगले दिन के लिए आपको दूसरी मेहनत करनी है, लेकिन ये फाइनल फाइनल अब बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है गजल, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस फाइनल में पाकिस्तान की टीम उसी तरह से परफॉर्म करेगी जिस तरह से उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ परफॉर्म किया। जो कंसिस्टेंसी है ये अगर सिर्फ हमें 4 मैचेस के लिए मिल जाए चैंपियंस ट्रॉफी में, न्यूजीलैंड के खिलाफ, इंडिया के खिलाफ, बांग्लादेश के खिलाफ 3 मैचेस ये हो गए, और एक सेमीफाइनल और एक फाइनल, 5 मैचेस में आपने कंसिस्टेंट रहना है और आप अपने जो दिफा है टाइटल का दिफा कर सकते हैं, क्योंकि 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी भी पाकिस्तान ने जीती थी। खवातीन वज़ात यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, स्टे विद अस।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब एक बहुत ही ज़बरदस्त सेगमेंट है, और ऐसा सेगमेंट है जिसको बाकायदा तौर पर सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने इधर उधर नहीं होना, बिल्कुल टीवी के सामने बैठकर सुनना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपके बच्चों के लिए। क्योंकि क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि ऐसे बच्चों को देखा है जो दूसरों के साथ बिल्कुल मेल जोल में मुख्तलिफ और मुश्किल महसूस करते हैं, मखसूस आदात के मालिक होते हैं, या फिर आदी होते हैं, या आम बच्चों के मुकाबले में मुख्तलिफ अंदाज में वो उनका रद्द-ए-अमल होता है। ऑटिज़म या फिर ADHD, ये क्या चीज़ें हैं और किस तरह से ये बच्चों के अंदर पाई जाती हैं, और बच्चों की नशो-नमा में कितना ज़्यादा इनका रोल होता है, रवैये पर बच्चों के कितना ज़्यादा असर करते हैं, और ये बीमारियां कैसी हैं, पैदा कैसे होती हैं, क्या ये पैदाइशी तौर पर होती हैं या फिर ये बाद में आती हैं या बाद में लाहक होती हैं, इनके इलाज के लिए कौन सी ऐसी थेरेपीज़ हैं, या फिर डॉक्टर से आप कब रुजू कर सकते हैं, किस वक्त रुजू कर सकते हैं, क्या सिम्टम्स हैं, ये तमाम तर छोटे छोटे सवालात हैं जो आज हम जानने की कोशिश करेंगे। और इन स्टूडियो में ज्वाइन कर चुकी हैं इस वक्त डॉक्टर रेहाना रफ़ीक खान साहिबा। आप माहिर नफ्सियात हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस रेहाना साहिबा। सबसे पहले तो जिस तरह से मैंने कहा ना, हम जेनेरिक सवालों से शुरू करते हैं कि ऑटिज़म है क्या, और ये ADHD, ये अलग अलग डिसऑर्डर्स हैं, तो क्या सिम्टम्स हैं इनके? देखिए, ऑटिज़म और ADHD ये न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स हैं। न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स की अंदर ये सारे डिसऑर्डर्स, जिसमें ना सिर्फ ये हैं, स्पीच डिले है, डिलेड माइलस्टोन्स हैं, सेरेब्रल पाल्सी है, और उसमें ये होता है कि सबसे ज़रूरी चीज़ जो ऑटिज़म की है वो अवेयरनेस है इस वक्त राइट नाउ। क्योंकि मैं ये आपका शुक्रिया भी अदा करूँगी कि टू गिव मी दिस अपॉर्चुनिटी, क्योंकि इट्स द चैलेंज ऑफ द सेंचुरी। एग्जैक्टली। आपको पता है कि इसकी प्रेवलेंस अमेरिका में जो हो, हर 34 बच्चों में से एक बच्चा ऑटिस्टिक है। WHO के मुताबिक हर 100 बच्चों में से एक बच्चा ऑटिस्टिक है। इसकी प्रेवलेंस इतनी तेज़ी से बढ़ रही है, और पाकिस्तान में कोई डाटा कलेक्शन एज सच ऑथेंटिक डाटा कलेक्शन तो नहीं है, लेकिन जब पेम्स में एक मिनिस्टर ने उसका इफ्तिताह किया था ऑटिज़म सेंटर का, तो उन्होंने बताया था कि 350,000 बच्चे जो उनसे हैं वो रिपोर्टेड केसेस हैं। अच्छा। लेकिन अगर आप अपने इर्द गिर्द देखेंगे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वी नीड टू हैव एन अवेयरनेस कैंपेन, क्योंकि ऑटिज़म सबसे ज़्यादा मिसडायग्नोज्ड और मिसअंडरस्टूड डिसऑर्डर है। एंड फर्स्ट थिंग इज इट्स अ डिसऑर्डर, इट्स नॉट अ डिजीज़। अच्छा। और ऑटिज़म और ADHD दोनों के अंदर एक हेयरलाइन डिफरेंस ये है कि ऑटिज़म में जो बच्चे के इट्स अ सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर को जब आपने डायग्नोज करना हो तो इस सेट ऑफ सिम्टम्स हैं। अक्सर जो ग्रुप्स में मैं देखती हूँ तो बहुत सारे वालिदैन हैं कि हम किसके पास डायग्नोसिस के लिए जाएं। तो सबसे पहले घर में आपको पता होना चाहिए कि आपके बच्चे में, और जो DSM-5 है जिसकी क्राइटेरिया पे हम साइकोलॉजिस्ट डायग्नोसिस करते हैं, यू नीड टू हैव जस्ट 3 थिंग्स। उन्होंने सिंप्लीफाई कर दिया है। अगर आपका बच्चे का कोई रेपिटेटिव बिहेवियर है, अगर आपका बच्चा सोशली इंटरैक्ट नहीं कर रहा, अगर आपका बच्चा कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, और कम्युनिकेशन में वर्बल और नॉन वर्बल दोनों है, सो इट्स अ ट्रायड। अगर ये 3 चीज़ें आपका बच्चा अपनी उम्र के मुताबिक नहीं कर रहा, तो यू शुड गेट कंसर्न। और बहुत सारी वजूहात हैं, जैसे जेनेटिक। आई बी टेलिंग यू अबाउट माई ओन पर्सनल एक्सपीरियंस, क्योंकि मैं 25 साल से इन बच्चों के साथ काम कर रही हूँ। और उसमें सबसे ज़रूरी चीज़ है कि जो लोग इन बच्चों के साथ काम कर रहे हैं, यू शुड गो टू देम। सबसे ज़्यादा आपने देखा होगा कि इस वक्त पेरेंट्स जो उनसे वो सोशल मीडिया पे हैं, लेकिन ऑटिज़म उतना डाइवर्सिफाइड है जितना एक इंसान दूसरे से मुख्तलिफ है। बिल्कुल। सो एक सेट ऑफ सिम्टम्स दूसरे पे नहीं आता। और ये जो आप सारी बातें बता रही हैं, ये वालिदैन ने तो 3 सवाल कर दिए। डॉक्टर साहब, जब वो आपके पास आएंगे तो क्या देयर इज एनी टेस्ट, या फिर आप कोई टेस्ट रन करती हैं, या फिर आप? दैट्स वेरी गुड। ये मैंने आपको बताया, दीज आर सेट ऑफ सिम्टम्स। यू डोंट हैव टू गेट एनी डायग्नोसिस डन थ्रू लैब्स, कि आप उसके कोई टेस्ट, ब्लड टेस्ट करवा लीजिए, क्योंकि इस वक्त जो मेरी रिसर्च है वो अपने फाइनल स्टेजेस पे है। और उसमें सबसे बड़ी बात यही है कि देखें, फिजिकल डेवलपमेंट पे सब फोकस है, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट को किसी ने अभी तक रिलेट नहीं किया इसके साथ। सो दीज आर द साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट्स जो कि एज अकॉर्डिंग होने चाहिए। अब ज़्यादातर जैसे आपने पूछा होता कैसे है, तो स्क्रीन टाइम, I'm sorry, but you are social media, we are on social media, but screen time is lethal. मेरे पास जितने बच्चे आए हैं, जो मेरी रिसर्च है उसमें मैंने 100 बच्चों का डाटा है जिस पर मैं अपनी एक नई थेरेपी अप्लाई कर रही हूँ, and it's showing great results. लेकिन उन 100 में से आई गेस 3 होंगे जिनको जेनेटिक होगा, जो शुरू से ही वो डेवलपमेंट वाले जो उनके माइलस्टोन्स है वो अचीव नहीं कर पा रहे थे।
बाकी सब में रिग्रेशन था। सो आई वुड वांट कि हमें एक तो बिहेवियर्स का पता होना चाहिए, दूसरा रिग्रेशन का पता होना चाहिए कि रिग्रेशन क्या होता है। रिग्रेशन ये होता है कि हम ये देखते हैं कि 1 साल का बच्चा क्या क्या चीज़ें कर लेता है, सही। और 1 साल में आप माँ बाप को अच्छी तरह अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि बच्चा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करना शुरू कर देता है। ठीक है, Exactly. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, वो अपनी बात समझा लेता है। समझाता जब है, आप उसको actions के प्यार जरिए। करते हैं तो वो चुप हो जाता है, वो एक्सप्रेस अपने इमोशंस करना शुरू कर जब देता है, भूख वो लगती है तो टेस्ट रोता है। टेस्ट डेवलप करता है और भूख लगता है और अपनी माँ की तरफ ही वो देखता है। सो ही डेवलप्स द अंडरस्टैंडिंग कि शी इज द मदर और ये मुझे वो देगी जो चीज़ उसको रिक्वायरमेंट है। लेकिन जब ज़्यादातर लोग उस वक्त कंसर्न होते हैं कि एक नॉर्मल डेवलपमेंट जब हो चुकी होती है, तो तकरीबन 1.5-2 साल में जब बच्चा पहला वर्ड बोलना शुरू करता है, उसके बाद से एकदम वो पीछे चले जाते हैं। अच्छा। सडन उनका रिग्रेशन होता है। अब रिग्रेशन इज अ टर्म कि क्यों हुआ पीछे, ठीक है। उसमें ये होता है आई कांटेक्ट करना छोड़ देता है, आप उसको आवाज़ दें, वो आवाज़ पे रिस्पॉन्स देना छोड़ देता है। यूजली जो उनसे वो जो वर्ड्स उसने शुरू किए होते हैं वो भी छोड़ देता है और आइसोलेट हो जाता है। ठीक है, तो अब हमने जो 3 वो सेट ऑफ सिम्टम बताया था कि कौन कौन से हैं। रेपिटेटिव बिहेवियर, एग्जैक्टली। सोशल आइसोलेशन, वो जब हम कहते हैं ना इंटरेक्शन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, तो वो बच्चा दूसरों के साथ एंजॉय करता है, वो टॉयज के साथ खेलता है। और इंटरैक्टिव प्ले होता है कि वो माँ बाप को आके दिखाता है कि ये टॉय है, ये खाना खा रहा है। सो अगर वो ये नहीं कर रहा, अब जिस तरह से अभी आपने बताया ना, ये चीजें तो कहीं से हद तक समझ आ गई। Right. अब ये बताएं कि किस तरह से इसकी थेरेपीज होती हैं और कितने टाइम तक होती हैं, क्या कोई स्पेशल इसकी डाइट होती है या फिर कोई आपने अपना प्रोग्रामिंग इस तरह होते हैं ना, लोग प्रोग्राम्स करते हैं बिहेवियर चेंज करने में, कितना वक्त लगता है और क्या कुछ? दैट्स राइट थिंग। बिहेवियर चेंज, क्योंकि जब मैं थेरेपी कर रही थी तो यूजुअली पीपल यूज्ड टू से कि आप बिहेवियर थेरेपी के लिए जाएं। तो बिहेवियर क्या होता है? बिहेवियर द प्रोडक्ट ऑफ कॉग्निशन। यूजुअली हमारा फोकस होता है ये बिहेवियर चेंज करना है, वो बार बार यहाँ आके टच कर रहा है, तो हम उसको टैप करेंगे, हम रिलैक्स करेंगे। तो व्हाट वी आर डूइंग, हम उस ब्रेन की एफर्ट को रोक रहे हैं, बिकॉज द ब्रेन इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड समथिंग, एंड यू नो ब्रेन इज द ओनली ऑर्गन विच नेवर गिव्स अप। एग्जैक्टली। वो दोबारा उस चीज को तब तक करता रहेगा जब तक उसकी मेमोरी नहीं बनेगी। तो यू कैन नॉट मेक एनीथिंग हैपन। जब हमारे पास पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके आते हैं तो सारी जो मैनेजमेंट बेस्ड थेरेपीज हैं वो हैं कि इस वक्त आपने उनको रिपीट करवाना है। लेट मी टेल यू वन थिंग जो मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी, ऑटिज़म वाले बच्चे स्पेशल बच्चे नहीं होते। दे ऑल हैव अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि उनको स्पेशल बच्चों के तौर पर इंट्रोड्यूस कराया जाता है। हम उन्हें मैसेज दे रहे हैं कि यू स्पेशल। एक क्योंकि आखिर में मैं ये भी पूछना चाहूंगा, आपने कहा था स्क्रीन टाइम, दैट Yes. इज वेरी इंपॉर्टेंट। Exactly. एक बच्चा जिसका स्क्रीन टाइम ज्यादा होता है वो ऑटिज्म का शिकार हो सकता है। बिल्कुल। मतलब कि वो पहले नहीं था, उसकी आदत जी। आपने खराब की है, उसको स्क्रीन टाइम आपने दिया और वो ऑटिज्म का शिकार हो गया, इजंट इट? वो एक एनवायरमेंटल है, जो एक हम जनरल ओपिनियन है। इंटरनली क्या हो रहा है, आप किसी घर में जाते हैं तो क्या करते हैं, पहले इंटर होते हैं, फिर बाकी चीज़ें आती हैं ना। बिल्कुल। गेट क्या है हमारे ब्रेन का, हमारी आंखें। तो कोविड के बाद ऑटिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ा। क्यों? क्योंकि बच्चे के सामने बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ थी। तो ऑटिज्म इज सेड टू बी प्रोडक्ट ऑफ कोकोमेलन एंड कोविड। Okay. ठीक है, कोकोमेलन। कोकोमेलन जो ऐप बनाई गई थी उसमें मकसद ये था कि वो बच्चों को एनालाइज करते थे कि बच्चे की आंख किस वक्त मोबाइल स्क्रीन से हटी है। तो उन्होंने उसको इतना इंटरेस्टिंग बताया। तो जब एक ब्रेन की डेवलपमेंट को आप फास्ट फॉरवर्ड नहीं कर सकते, ब्रेन की डेवलपमेंट का एक प्रोसेस है। वो प्रोसेस क्या है? जब एक छोटा बच्चा आंख खोलता है तो वो देखता है ये मेरी माँ है, फिर वो सुनता है सब मेरे इसको ये नाम से बुला रहे हैं। सो व्हाट हैपेंस, उसकी मेमोरी बनती है। ठीक है, फिर उसके अकॉर्डिंगली उसकी सारी डेवलपमेंट होती है। तो हमने जब पहला स्टेप रोक दिया, उसका गेट ही बंद कर दिया। व्हेन ही इज नॉट लुकिंग एट समथिंग, ही इज नॉट लुकिंग अराउंड कि ये स्टूल है, ये क्या है, तो क्या होता है, हम क्या कहते हैं कि ये बच्चे बात नहीं करते। बात कैसे करेंगे जब उनकी मेमोरी नहीं बनी? एग्जैक्टली। मेमोरी हर इंसान की खुद बनती है, यू कैन नॉट पुट इट इनटू समबडीज माइंड। ठीक है, तो वो मेमोरी देखने और सुनना कोऑर्डिनेट होगा, वो मेमोरी बनेगी तो वोकैबुलरी बनेगी। सो माय थेरेपी इज फोकस्ड कि हम उस चैनल को इम्प्रूव करें, बिल्कुल, उनको रेपिटेशन से ना सिखाएं। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा से ऑटिज्म के बारे में डिफरेंट था। पहली चीज़ जो आपने पेरेंट्स को बतानी है, योर चाइल्ड इज़ नॉट स्पेशल।
आप उसके Exactly. उसको स्पेशल ट्रीटमेंट ना यस दें और आप उसको एक उससे नॉर्मल बात करें Exactly. उसकी बॉडी उसके मुताबिक हम क्या कह रहे हैं कि नाम को रिस्पांस नहीं देता तो नाम के रिस्पांस को हम कैसे मेजर कर रहे हैं कि ही इज नॉट लुकिंग एट अस व्हेन वी आर कॉलिंग सो द बॉडी इज नॉट हाँ बिल्कुल ऐसे। फॉलोइंग द ब्रेन्स कमांड उसको पता ही है उसका नाम है ठीक है Exactly. तो डॉक्टर ये साहबा वो वाली आपसे चीज़ बात है। करके बहुत खुशी हुई और आपने बड़ी डिटेल में हमें तमाम तर सवालात के जवाब दिए। वक्त कम था, नहीं तो बहुत इंटरेस्टिंग डिबेट थी, ऐसी थी कि हम इस पे आधा घंटा मजीद बात कर सकते थे। ख्वातीन और हज़रात, यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू शो। अब हम एक ऐसे नौजवान से आपकी बात करवाएंगे जो कि बासलाहियत भी हैं और उनमें हिम्मत भी है, और ऐसे नौजवानों ने दुनिया भर में अपनी सलाहियतों का लोहा बनवाया है। और आज हमारे साथ एक ऐसे ही शख्सियत मौजूद है जिन्होंने अपनी मेहनत, जज्बे और हौसले से पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा दुनिया के सामने पेश किया। हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, इंटरनेशनल साइकिलिस्ट टूरिस्ट आमिर शहजाद ऐवान की, जिनका ताल्लुक जंग के तारीखी गाँव शाहजहां से है। आमिर शहजाद ऐवान ने पाकिस्तान के तमाम सूबों कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और वजिस्तान का साइकिल पर सफ़र किया ताकि दुनिया को ये पैगाम दे सके कि पाकिस्तान का हर इलाका महफूज और खूबसूरत है और यहाँ के लोग मेहमान नवाज हैं। आमिर शहजाद ऐवान ने ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि अफगानिस्तान और ईरान का भी साइकिल टूर किया और अब वो वर्ल्ड साइकिल टूर की तैयारी कर रहे हैं, जिसका आगाज़ अप्रैल में होगा। इस सफ़र में वो ईरान, इराक, सऊदी अरबिया, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, उर्दन और मिस्र जैसे ममालिक का दौरा करेंगे। आखिर एक आम नौजवान साइकिल पर इतनी लंबी मुसाफत कैसे तय कर सकता है, इनके सफ़र के दौरान क्या मुश्किलात पेश आती हैं और वो अपने अगले आलमी सफ़र के बारे में क्या सोच रहे हैं, ये सब हम आज जानेंगे। Exactly. आमिर शहजाद अवान से। जी अवान साहब बताएं, कब शुरू किया, कैसे शुरू किया, कितना मज़ा आया, क्या कुछ देखा? ये अल्लाह का शुक्र, मैंने सफ़र जो फरवरी 2021 में शुरू किया था, नेशनल साइकिल टूर लाहौर से कराची। और इस टूर का जो मकसद है वो दुनिया को पैगाम देना है कि हमारा मुल्क महफूज है, लोग आएँ, हमारी मेहमान नवाजी से लुत्फ़अंदोज़ हों, हमारी मोहब्बत की धरती सिंध देखें, पंजाब का कल्चर देखें, हमारे शुमाली इलाके जात की खूबसूरती देखें, तो हमारा बलोचिस्तान देखें। तो ये मेरा टूर का मकसद था और बहुत अच्छा सफ़र है। अच्छा आमिर, लोग कन्वेंशनल टूर्स की तरफ जाते हैं, कोई बाई एयर जाता है, कोई गाड़ी पे जाता है, क्योंकि वक्त नहीं होता लोगों के पास। हर शख्स कहता है कि 5 दिन में हुंजा से हो आए, 5 दिन में स्कर्दू से हो आए। जिन ममालिक में आप जा रहे हैं वो भी 10 दिन में सारे ममालिक घूम सकता है। साइकिल का सफ़र बहुत लंबा सफ़र होता है, इसमें दिन लग जाते हैं, महीने लग जाते हैं, तो ये किस तरह से मुमकिन हो पाता है? अपने स्केड्यूल से वक्त किस तरह निकालते हैं और फिर इतना नाम आपने बना लिया इस सफ़र में? जी अच्छा, इस साइकिल का जो है ना, मैं सफ़र करता हूँ, इसका एक पीछे का मकसद है। अच्छा। वो है आगाही देना। मतलब मैं चाहता हूँ कि लोग जब करीब कहीं काम करते हैं वो साइकिल इस्तेमाल करें। साइकिल से सेहत भी अच्छी रहेगी, फ़ज़ाई आलूदगी नहीं होगी। तो ये एक आगाही मुहिम कह लें, तो मैं साथ आगाही भी दे रहा हूँ। तो बाकी चूँकि मैं सोलो टूर करता हूँ, मतलब अकेला होता हूँ, तो वो भी एक पैगाम है कि हमारे इलाके महफूज हैं, कोई मसला नहीं है, लोग आएँ। एक तीर से दो शिकार कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा आमिर, जहाँ जहाँ अभी तक आप गए हैं, जितना आपने सफ़र किया, क्या वहाँ पर आपने स्टे भी किया और वहाँ के लोग कैसे थे, किस तरह की आपको रिस्पांस मिला उनकी जानिब से? लोग तो मेहमान नवाज हैं, बहुत प्यार करते हैं, और ये चीज़ मैंने सोची नहीं थी। जब मैं घर से निकला था तो मुझे आइडिया नहीं था कि इतना डर लग रहा था? नहीं, डर तो मुझे कभी नहीं लगा। अच्छा। और लेकिन ये है कि जो जितना मुझे प्यार मिला ये मैंने नहीं सोचा था। फिर अल्लाह ने करम किया और कश्मीर से मुझे शोहरत मिली और फिर बहुत अच्छा रहा। फिर इतनी मोटिवेशन मिली कि फिर मैंने इंटरनेशनल टूर भी किया। माशाल्लाह से आज आप टॉक इन टाउन हैं, हर जगह भी जाते हैं। आपने इस सफ़र का आगाज़ कब किया था, मतलब कौन सी? फरवरी 2021 में। अच्छा, 2021 में किया था। दूसरा मुझे ये बताइएगा कि यहाँ से हुंजा किसी शख्स ने जाना है या खुंजराब तक जाना है, तो वो कितने दिन में जाएगा? और आप जाते हुए जो स्टे था वो आपका प्लेन होता था या फिर जो भी होटल मिल गया, या फिर आपके पास कोई कैंपिंग का सामान होता था, आप वहीं पे जाके स्टे कर लेते थे? क्या किस तरह से मैनेज करते थे? नहीं, साइकिल का जो टूर होता है इसका पता नहीं होता कि हम कहाँ तक सफ़र कर सकेंगे। अच्छा। क्योंकि इलाके मुख्तलिफ होते हैं। कोई मैदानी इलाकों में और तरह की चीज़ है, पहाड़ी इलाकों में और तरह की है। कोई इस तरह फिक्स तो नहीं होता कि फ़लाँ जगह तक की पहुँचना है, मंजिल वो ऐसे नहीं होती जहन में। लेकिन जितना हो सकता है, मैं एवरेज जो है ना, अब पहले तो बहुत ज़्यादा सफ़र करता था। मैंने 200 किलोमीटर तक भी दिन में सफ़र किया हुआ है। जब लोग मुझे नहीं जानते थे। आप जानते हैं तो लोग रुक के मिलते हैं, फैमिलीज गाड़ियाँ रोक के मिलती हैं, तस्वीरें बनाती हैं, तो मेरे टूर के बारे में पूछती हैं। तो ज़्यादा मैं सफ़र अब नहीं कर पाता, ज़्यादा से ज़्यादा 50-80 किलोमीटर। ओके, और ये टाइम कितना लगता है? लेट्स सपोज आप जब पहली दफ़ा यहाँ से गिलगित या हुंजा गए थे
या फिर खुंजराब गए थे, तो कितना टाइम लगा था साइकिल पे? पहली दफ़ा जब मैंने टूर किया था इस साइड का, तो मैं लाहौर से निकला था, पहले मैं वजीरिस्तान गया था, और ये मेरा 28 दिन का टूर था। सही, और 28 जी 28 मतलब दिन का। तकरीबन आप ये राउंड अबाउट महीना ही कर लें फिर। जी, तो फिर मैं नीलम वैली गया, नीलम से फिर मैं वापस लिपा वैली गया, मुजफ्फराबाद आया, फिर मैं यहाँ से नारायण कागान से होते हुए गिलगित बल्तिस्तान की तरफ गया। तो मतलब मैं मुसलसल 3 महीने टूर में रहा था, ये सारे अपने इलाके में। अच्छा आमिर, तो आपने कोई खास साइकिल रखी हुई है अपने पास, क्योंकि आम साइकिल पर तो जाना शायद मुमकिन नहीं होगा। जी, ऐसे? साइकिल मेरी बेहतरीन है, उसका मैंने नाम रखा हुआ है शबानो। अच्छा, तो शबानो? जी, शबानो। तो शबानो या शाबानो? शबानो। शबानो। जी जी, तो वो शबानो जो है ना शबानो बहुत अच्छी क्या है। कोई मोहब्बत की स्टोरी तो नहीं है? जी, ये जो जिस तरह की मैंने शबानो ने साइकिल, किसी ज़माने में आपको धोखा तो नहीं दिया था? नहीं नहीं, मुझे नहीं, नहीं। धोखा नहीं मिला। अच्छा, शबानो मोहब्बत जो वफादार है। जी मैंने कहा शबानो वफादार है क्या आपके साथ इतनी जगह पर जाती है? जी जी, नहीं नहीं, मुझे मोहब्बत में धोखा नहीं हुआ। मुझे ये यूँ कह सकते हैं कि मैं खुश नसीब हूँ इस सवाल से। अच्छा, और ये अच्छा, बताइएगा अच्छा। कि आपके ये जो एक्सपेंसेस के वाले से बाद में पूछूंगा, जी। एक वाकया मैं पूछना चाहता हूँ गजल, इनके हवाले से ये है कि इनको तालिबान ने भी पकड़ लिया था, वो भी अफगानिस्तान जलालाबाद में। अच्छा, वो क्या वाकया था, किस तरह अफगानिस्तान गए? जलालाबाद में जब तालिबान ने पकड़ लिया तो पश्तो तो मैं ख्याल आपको उस तरह से आती नहीं थी, जंग से आपका ताल्लुक है, जान कैसे छूटी? अच्छा, ये जो गिरफ्तारी वाले वाक़यात हैं, ये 3 वाक़यात हैं और अच्छा। मुख्तलिफ हैं। तो एक दफ़ा जलालाबाद में हुआ था। जलालाबाद जो है ये हमारे पेशावर की तरह का शहर है। अच्छा। ऐसा लगता है कि आप पेशावर में ही फिर रहे हैं। तो पेशावर से पहले एक जगह जब मैं वहाँ दाखिल हुआ तो उन्होंने मुझे कहा कि आप पता करें कि कुमदानी कहाँ है, वहाँ आपने अपना इंदराज करवाना है। तो मैंने जलालाबाद दाखिल होने से पहले एक साइड पे देखा, वहाँ पे लिखा हुआ था उर्दू। अब उर्दू जो है ना, मैं समझा ये कोई जामिया है, कोई कॉलेज है, कोई इस टाइप का। मुझे नहीं पता था कि ये इस उर्दू का मतलब वो लश्कर होता है, यानी फौजी सिस्टम जो अच्छा, छावनी अच्छा। वगैरह होती हाँ, है। हाँ। तो मैं वो गया तो उन्होंने समझा कि ये हमारी तस्वीरें बना रहा था, कोई जासूसी कर रहा था, उस शक में उन्होंने पकड़ लिया। अच्छा, और फिर उनको मैंने बताया कि मैं तो इजीली छोड़ दिया कितनी उन्होंने? तहवील में रहे थे? उन्होंने मुझे 2 बजे पकड़ा था दिन, और रात को तकरीबन 11 बजे मुझे वहाँ मतलब के जो एक दिन तो कमांडर आपने थे तकरीबन गुजारा ही है। तो उन्होंने आधा मुझे दिन। कहा- आधा दिन, रात को हाँ, 11 बजे? आधा दिन। रात नहीं गुजारी जी, इन्होंने थाने फिर में? मैं दोबारा जब हुआ वो गजनी में हुआ, वो थोड़ा मुश्किल टाइम था। अच्छा, वो भी और- तालिबान ने किया था? जी जी, वो भी उनकी इंटेलिजेंस जो है। अच्छा, सही, हाँ, सही। उनकी इंटेलिजेंस भी है। जी जी, तो वो किस वजह से, इसी वजह से कि आप जासूस हैं? हालांकि मैं उनके जो अमूर दाखिला और खारजा के इंचार्ज हैं, उन्होंने मेरे साथ उन्होंने मुझे दावत दी थी और एक दिन मुझे अपने साथ यानी रखा था, और पूरा सिस्टम जो उनका चल रहा है, नया आया था, वो ब्रीफिंग दी थी कि किस तरह हम काम कर रहे हैं। और हमारे जो सफ़ीर हैं अबैदुल्लाह नज़मानी साहब, उन्होंने भी मुझे वहाँ पे वेलकम किया। तो जब मैंने उनको इंटेलिजेंस, मुझे नहीं पता था कि ये उनकी इंटेलिजेंस है। ये जब इस तरह के इदारे पकड़ते हैं किसी को बताते नहीं हैं। हाँ, तो उन्होंने जब उठा लिया तो मैंने उनको बताया कि अगर आप अफ़गानी सिस्टम का हिस्सा हैं तो मैं तो आपके वज़ीर जो दाखिला अमूर के इंचार्ज हैं उनसे मिला हूँ, अपने सफ़ीर से मिला हूँ, आप ये ठीक नहीं कर रहे, और अगर कोई और आप मखलूक हैं तो मैं आपसे डरता नहीं हूँ। अच्छा, तो आपने मारना है तो मार दें, अगर छोड़ना है तो अभी छोड़ दें, जो बाद में अगर छोड़ना है आपने। तो जब उन्होंने नहीं छोड़ा तो मुझे लगा कि शायद मुझे इंटेलिजेंस इदारों ने बताया था कि एक तंजीम का उन्होंने नाम लिया था कि आप उस पे हैं, निशाने पे हैं। तो मैं समझा कि शायद मैं उनके हाथ आ गया हूँ और ये मुझे वापस नहीं भेजेंगे। तो लेकिन अल्लाह ने करम किया, और जब उनको तस्दीक हुई तो फिर उन्होंने मुझे कितनी देर में? तकरीबन 5 दिन बाद। 5 दिन आपने गुजारे हैं फिर? एक पहले आपने आधा दिन और फिर 5 दिन? हाँ, बहुत मुश्किल था, वो एक सेल सा था छोटा सा। अच्छा, और तो प्रॉपर खाना? हाँ जी, जब उन्होंने कैमरा मेरे सामने सीधा किया तो वो हम अक्सर देखते थे कि ये जो लोग इस तरह के होते हैं वो Movies मारने में, की हाँ। वीडियो बनाते हैं, और तो मुझे लगा कि शायद ये मार देंगे। लेकिन मैं उस वक्त भी उनको मैंने कहा कि मैंने अपने आप को ना मेंटली तौर पे प्रिपेयर कर लिया था कि मैं ऐसी कोई बात नहीं करूंगा जिससे लगे कि बंदा पाकिस्तानी बुज़दिल था। तो मैं मेंटली तौर पे तैयार हो चुका था। जबरदस्त। अच्छा शहजाद, अभी आपके क्या है फ्यूचर प्लान्स, कहाँ कहाँ आपने जाना है? वैसे इंट्रो में तो हमने अच्छा, बताया। अब सियाती मैप बना रहा हूँ, हर डिस्ट्रिक्ट का एक तफसील से मैप है। मेरा आधा सर्वे मुकम्मल हो गया है। अच्छा, कश्मीर का जो है और गिलगित बल्तिस्तान का भी, ये 20 अजला हैं। और उसके साथ ही फिर अप्रैल में मेरा टूर शुरू हो रहा है। ये मेरे वर्ल्ड साइकिल टूर का पहला फेस है। तो ये 10 ममालिक पे है, जिसमें सेंट्रल एशियाई ममालिक हैं, और फिर उसके बाद अरब साइड है, यानी सऊदी अरब,
अरब लंबा अमारात टूर ओमान कर रहे वगैरह, तो उसकी मैं साथ और तैयारी कर शबानो रहा को ही साथ हूँ। जी रखेंगे जी जाहिर है शबानो शबानो तो साथ है, शबानो शबानो के तो बगैर प्यार तो- है इनका, वो लव है इनका। एग्जैक्टली। अच्छा शबानो जो है, मैं थोड़ा सा शबानो का मुझे ये बताएं कि उसको आप मेंटेन भी करते हैं फिर टाइम टू टाइम जी, या मैं मुझे उससे बहुत प्यार है और मैं उसका शबानो बहुत को ख्याल रखता हूँ। बेगम की तरह मेंटेन करते जी, हैं, ऐसे ही है बिल्कुल, ना? उससे भी बिल्कुल। ऊपर। बेगम से ज्यादा खर्चा करते हैं जी, शबानो पे। जी, बेगम मेरी नहीं है तो मैं वो तवज्जो भी उधर बस से- वही बेगम भी बेगम नहीं है है। आपकी जी, अब। अच्छा, बेगम की तो जो भी शबानो को मिलती जी, है, वो- और शबानो की प्राइस कितनी है वैसे? अच्छा वो है कोई $1800 की। $1800 की। हाँ, दैट इज क्वाइट तकरीबन। एक्सपेंसिव। हाँ उस ये भी है ना 4-5 लाख की बनती है ना, या हाँ 6 कोई लाख की? हाँ जी मेरे ख्याल से कोई 4-1 लाख। जाहिर है वो 4 इतना लाख रुपए की वो साइकिल फिर आपने आपको रखी एक है, स्पेशल और उसी से प्यार साइकिल है। ही जी होगी। जी जाहिर तो है। स्पेशल है। जी। सर ये बताइएगा आखिर में कि बहुत से लोग साइकिल का सफ़र करना चाहते होंगे, यहाँ से जब आप जाते हैं और वो जो 3 महीने का टूर था, उसमें एवान साहब का खर्चा कितना हुआ था? अच्छा खर्चा तो जब आप बड़े शहरों में होते हैं तो वहाँ तो बहुत ज़्यादा होता है, जब मैं इंटरनेशनल टूर में होता हूँ, लेकिन पाकिस्तान में इतना खर्चा नहीं होता, लोग मेहमान नवाज हैं और जो है वो मतलब इतना ज़्यादा नहीं होता जिस तरह हम आप ट्रैवल करते हैं। और लोगों के घरों में भी रहते हैं कभी अच्छा कभार? लोग बिल्कुल लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं और पहले वो यानी उनको होता है, पहले मुझसे राब्ते में होते हैं कि आप हमारे पास आके ठहरें हमारे Very good। मेहमान और वो नवाज़ी। पहले से ही तय होती जी जी है। पहले से, मतलब मैं अभी पोस्ट लगाऊंगा कि मैं फलां शहर आ रहा हूँ तो पहले से ही लोग मुझसे रब्ता कर लें। चलें जी, आमिर साहब थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, इट्स प्लेजर टॉकिंग विद यू। और आपसे Exactly। बात करके इतना मज़ा आया कि अब मेरा ख्याल है कि मुझे और गज़ल को भी एक शबानो रखनी पड़ेगी और शबानो उससे रखनी निकलना पड़ेगी, पड़ेगा। exactly। ख़वातीन और ज़ात, ये थी आज की हमारी सुबह की सोच। मुझे, गज़ल को और हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।